नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी किस चीज की है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी का। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? यहां पर ह्यूमंस को एज अ कैपिटल या फिर एज अ मीन्स माना जाता है और हम अपनी उस ह्यूमन कैपिटल में क्या करना चाह रहे हैं? इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उनको एजुकेशन देके, स्किल प्रोवाइड करके। तो हम अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाना चाह रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर करके। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया मिशन 40 आउट ऑफ 40 हमने शुरू कर दिया है। 40 में से 40 आप लोगों को लेके आने हैं। तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए केल्विन कॉमर्स को। और आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो जी, इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमसे जरा हम देखें भाई। तो चैप्टर का नाम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखो, लड्डू लड्डू क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है पढ़ने में। देखो जी, डैश इज द मेन रीजन फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। भैया सबसे पहले तो रूरल क्या होता है, अर्बन क्या होता है और माइग्रेशन क्या होता है ये समझ लो भाई। रूरल का मतलब होता है गांव देहात का एरिया, अर्बन का मतलब होता है शहरी एरिया, और माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। जैसे कि आप लोगों ने साइबेरियन पक्षियों के बारे में सुना होगा। वो अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मौसम के साथ साथ चलते रहते हैं, बट वो उनकी मजबूरी है। बट यहां मजबूरी किस चीज की आ रही है बच्चों? यहां पर माइग्रेशन हो रहा है रूरल से अर्बन की ओर। किस वजह से? अपना जीवन चलाने के लिए बच्चों गांवों से लोग शहरों में जा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। इसकी वजह से टैलेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जा रहा है, और जिस जगह पे लोग जा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? ओवरबर्डन हो रहा है भाई। एक गांव है जहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं है और शहर है यहां पर रिसोर्सेज है। यहां के लोग बहुत खुश हैं भैया, बहुत हैप्पी, एकदम मजा आ रहा है इनको, एकदम स्माइली बनी हुई है इनके चेहरों पे। लेकिन बहुत सारे गांव से लोग यहां पहुंच गए काम करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को लगेगा अरे यार गांव से लोग काम करने आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये बहुत सारे लोग यहां पर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर इनके रिसोर्सेस पे क्या होना शुरू हो जाएगा? ओवरबर्डन शुरू हो जाएगा। तो ये गलत है। तो ज्यादा माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। तो कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी में जो माइग्रेशन हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है भाई? यहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, यहां पर इन लोगों को प्रॉपर क्या नहीं मिल पा रही बच्चों? एजुकेशन नहीं मिल पा रही। अगर हम इनको यहीं पर ठीक से पढ़ा लिखा दें तो इन्हें क्या होगा? तो इन्हें यहीं पे नौकरी मिल जाएगी। तो इन्हें नौकरी के लिए दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन क्या होना चाहिए? यहां पर एजुकेशन होना चाहिए। तो भाई क्या इलिटरेसी? बिल्कुल सही बात। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा। ये सारे भी रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के, बट यहां पर बात की गई है किसकी? मेन रीजन की। शुरुआत कहां से होती है? इलिटरेसी, एजुकेशन जब उन्हें ठीक से नहीं मिलती। तो इलिटरेसी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला आंसर हो गया खत्म। ए फटाफट तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखो लड्डू क्वेश्चन ये कह रहा है ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन। अच्छा जी, ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन को कंसीडर कर रहा है और हेल्थ को कंसीडर कर रहा है एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर दैट दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेलबींग। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है भाई? देखो, दो अलग अलग चीजें होती हैं, जरा ध्यान दो। एक होता है बच्चों ह्यूमन कैपिटल और एक होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट। एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक ह्यूमन कैपिटल, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ह्यूमन कैपिटल है वो लोगों को एज अ मींस मतलब एक रिसोर्स मानती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा इसके वेलबींग मतलब इनको अच्छा खाना मिले, इनको अच्छे रहने की जगह मिले, इनकी सोशल स्टेटस अच्छा हो, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट।
तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ उनसे प्रोडक्शन करवाने की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहा है कि प्रोडक्शन चाहे वो करे चाहे ना करे, फिर भी है तो वो इंसान ही, उसको भी सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक अच्छे इंसान को मिलनी चाहिए। मतलब एक एजुकेटेड इंसान को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, एक अनएजुकेटेड इंसान को भी वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है। बट ये कहता है कि भैया ह्यूमन है तो काम करेगा, रिसोर्स मानेगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे काम पे लगाएंगे, देश का विकास कराएंगे उससे, ऐसा ह्यूमन कैपिटल कहना है। और कहता है भैया नहीं भी कर पा रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जिंदा रहने दो उसको, बेचारे के बच्चे की जान लोगे क्या? समझ में आ गई बात? तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल कंसीडर दे आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेलबींग, बिल्कुल सही बात। तो ये स्टेटमेंट एकदम 100% 100% सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ट्रू। भैया देख लो जरा फटाफट से आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में तो आ ही रहा है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। भैया एक एक पॉइंट को कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ऐसा मत सोचो कि पिक्चर चल रही है और पिक्चर याद हो जाएगी। भैया यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ की पॉइंट्स है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर एयर है। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो याद रहेंगी चीजें और डिस्कस कर पाओगे बाद में अपने दोस्तों के साथ कि भैया मैं तो पढ़ा हूं महेश सर से। अच्छा जी, विच ऑफ द गिवन फैक्टर कैन नॉट बी टर्म्ड एज फिजिकल इनपुट? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम फिजिकल नहीं मानते? अब फिजिकल तो हर चीज हो सकती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिजिकल नहीं होती। तो बताना है कौन सी चीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज फिजिकल। तो देखो भाई, मशीनरी साफ पता लगता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल होगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, भैया पता है हमें कि टूल्स दिखते हैं, पेंचकस, हथौड़ी, छेनी, प्लास, ये सब क्या है भाई? टूल्स हैं, ये भी फिजिकल होते हैं। नॉलेज, ज्ञान, ये है भैया इंपॉर्टेंट चीज। क्या ये फिजिकल होती है? क्या किसी के ज्ञान को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, वो तो इनहेरेंट अंदर घुसा हुआ है एकदम। और जब आप उससे बात करोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है, उससे कुछ पूछोगे वो जवाब देगा, तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है बच्चों? फिजिकल नहीं है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी फिजिकल है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? देखो फटाफट से, सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, डैश कैपिटल इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। ऐसी कौन सी कैपिटल है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पूरी तरह से ट्रांसफर की जा सकती है? क्या भाई फिजिकल कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल? दोनों या दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। भाई फिजिकल कैपिटल तो बिल्कुल ट्रांसफर की जा सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल को क्या कंप्लीटली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं बच्चों। तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? डैश रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों डेफिनेशन ही तो दे दी हमको। ये किस चीज की डेफिनेशन है? जो हमारे चैप्टर का नाम है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मत कर देना, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन नॉलेज की, या फिर नन ऑफ द अबव? तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। यही तो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब है किसी भी पर्सन के अंदर स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज, और वो उस कंट्री की बात कर रहा है और उसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा कि एक पॉइंट पे कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितनों में एबिलिटी है, कितनों की नॉलेज है। तो इसे क्या बोला जाएगा? ह्यूमन कैपिटल बोला जाएगा बच्चों। तो दैट इज द करेक्ट आंसर बी। तो भैया चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू। भाई फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है? भाई देखो जी, फिजिकल का मतलब हो गया ऐसी चीजें जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसी को फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। और बाकी जो होती है उन्हें इंटेंजिबल कहा जाता है, जो अपने अंदर नॉलेज है, स्किल है, ये सब चीजें। तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आएगा ये बताना है भाई।
स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। हमने किसी भी चीज का प्रोडक्शन करा तो वो स्टॉक जो होगा, जो हमारे पास रखा होगा, वो क्या होगा भाई? फिजिकल कैपिटल होगा। बहुत बढ़िया। अगला है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्किल। भाई क्या ये फिजिकल कैपिटल है? बिल्कुल जी। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्किल, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ पीपल को बढ़ा रहे हो जिनके पास स्किल है। क्या ये फिजिकल कैपिटल है? नहीं जी, ये तो ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा जी, शेयर ऑफ द कंपनीज, जो कंपनी के शेयर है, क्या ये फिजिकल कैपिटल है? नहीं जी, ये भी फिजिकल कैपिटल नहीं है। ये वाली भी फिजिकल कैपिटल नहीं निकल के आई, ये वाली भी फिजिकल कैपिटल निकल के नहीं आई, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। और पहले वाले जो था वो फिजिकल कैपिटल आ ही गया था हमारा। हमने भी डिस्कस किया था कि जो स्टॉक है वो तो फिजिकल कैपिटल होगी ही होगी, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो फिजिकल कैपिटल का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ जी, ए इज द करेक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई? व्हाट आर टू मेन पिलर्स ऑन विच रेस्ट ऑफ एडिफाइस ऑफ द सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। भाई वो दो मेन पिलर बताओ। मेन का बोल दे मतलब सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट वाले की बात कर रहा है। हो सकता है और भी चीजें हो जो उस पर इफेक्ट डालती हो, बट हमें मेन का मतलब सबसे पहले वाले दो, सबसे इंपॉर्टेंट दो को चूज करना है। ऑन विच रेस्ट द एडिफाइस ऑफ द सोशल सेक्टर रिफॉर्म। तो भाई जो सोशल सेक्टर रिफॉर्म है किस पे रेस्ट करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे टिका हुआ है? रेस्ट मतलब यहां पर टिका हुआ है। तो भाई देखो, सोशल सेक्टर रिफॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी दिया हो मान जाना ये सोशल नहीं है बच्चों, ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर आता है। ये तो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है तो ये नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर भी है तो ये भी नहीं हो सकता। दो तो हमने कट कर दिए। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप जो अनवांटेड आंसर है उन्हें हटा दो तो ऑटोमेटिकली आपके जो एग्जैक्ट आंसर है वो बाहर निकल आएंगे। दूसरा, क्या सोसाइटी का डेवलपमेंट एजुकेशन पे डिपेंड करता है? तो हमारा आंसर होगा यस, बिल्कुल एजुकेशन पे ये डिपेंड करता है। अब दूसरे में दो चॉइस आई, एक पॉवर्टी और दूसरा हेल्थ। तो बच्चों पॉवर्टी को मेन पिलर नहीं माना जाएगा सोशल सेक्टर रिफॉर्म का। मेन पिलर क्या होगा बच्चों? हमारा हेल्थ होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? फटाफट से देख लो जरा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? आज सारे क्वेश्चंस को एकदम खल्लास कर देंगे। ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स अबाउट क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द लेबर फोर्स। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में स्किल डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन को काबिल बना रहे हैं। हाँ, ह्यूमन कैपिटल के लिए बढ़िया वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप कि एक इंसान को काबिल बनाना। तेरे काबिल हूं। तो क्या कह रहा है भाई? ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स अबाउट क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द लेबर फोर्स। क्या ये लेबर फोर्स में कोई क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट कर देता है? मतलब आदमी पढ़ने के बाद क्या बॉडी बिल्डर सा बन जाएगा? क्या कुछ सींग निकल आएंगे उसके? कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है उसकी? नहीं जी, उसके अंदर एक अलग डेवलपमेंट होगा जो कि इनटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं दे सकता। तो क्वांटिटेटिव तो नहीं हो सकता। तो बच्चों तो ये 100% झूठ है। इसमें कुछ 50, 60, 70% पार्शली वार्शली वाली कोई बात नहीं है। 100% झूठ है। जो कहेंगे सच कहेंगे, एकदम गलत हो गया ये। अच्छा जी, देखो जरा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत साबित होता है? अच्छा जी, विद रिगार्ड टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब बात करनी है ह्यूमन कैपिटल भैया के फेवर में, और ये बताना है कौन सा वाला गलत है। फोकस करना भाई कि पॉजिटिव नहीं है जो, उसके बारे में हमें आंसर क्या होगा हमारा? जो पॉजिटिव नहीं होगा। किसके सेंस में? ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म सेंस में। तो इंप्रूव द टेक्निकल नॉलेज। क्या ह्यूमन कैपिटल से टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है? बिल्कुल सही। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है?
बिल्कुल सही, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बढ़ती है प्रोडक्टिविटी। चेंज द सोशल आउटलुक, क्या जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो अलग सा दिखाई देता है? मतलब क्या सोसाइटी में उसका एक प्रेस्टिजियस लेवल निकल के आता है, वो अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छी सोसाइटी में जिएगा, अच्छी अर्निंग करेगा? क्या उसका आउटलुक कुछ ऐसा होता है, अच्छा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये कह रहा है कि क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पढ़ा लिखा सीखा हुआ आदमी अगर काम करेगा तो कॉस्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा? यहां तो कॉस्ट को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कॉस्ट रिड्यूस होती है, ना कि इंक्रीज होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ जी अगले वाले पे। कह रहा है पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स, जब लोगों को हम रिसोर्स मानते हैं तो किस बारे में बात करना चाह रहा है? कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, पढ़ा ही नहीं गया। कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल का मतलब है ह्यूमन पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। नहीं जी, कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल। अच्छा जी, ये वाली बात सही सी लग रही है। कंट्रीज ओवरऑल कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल तो नहीं हो सकती भाई। नेचुरल कैपिटल तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेगा, ओवरऑल कैपिटल तो जिसमें सारी की सारी कैपिटल आ जाएगी, और टेक्निकल सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपिटल की बात करेगा। तो ये सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, नेचुरल कैपिटल भी नहीं हो सकता। बी है हमारा करेक्ट आंसर। देखो जी, ह्यूमन पीपल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल की बात करी जाएगी और उनके प्रोडक्टिव स्किल की बात की जाएगी, उनकी नॉलेज, उनके स्किल, उनकी सब चीजों के बाद। तो भैया आंसर क्या हो गया इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये बताना है। तो हम प्रूव कर देते हैं भाई कौन सी सही है कौन सी गलत है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द सेम थिंग। तो पूछा कौन सी सही है, ये वाली तो बिल्कुल गलत है। ह्यूमन कैपिटल अलग चीज है और ह्यूमन डेवलपमेंट अलग चीज है। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमंस को एक रिसोर्स मान के चलता है और उनके थ्रू काम करवाता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमंस को रिसोर्स नहीं मानता, इनको एकदम पूजनीय माना जाता है। इनके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, इनके लिए सब कुछ होना चाहिए, चाहे कोई काम करे चाहे कोई ना करे। तो ये तो एकदम गलत बात हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल कह रहा है कि ह्यूमंस को एज अ मीन्स मानता है। भाई सिर्फ मीन्स नहीं माना जाता, उनको रिसोर्स भी माना जाता है। सिर्फ एक सामान थोड़ी समझा जाता है ह्यूमंस को, रिसोर्स माना जाएगा और उनसे काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, सामान की फॉर्म में कुछ हद तक ये चीज सही है, कंप्लीट नहीं लिखी हुई है। लेकिन कंप्लीट लिखी होती तो हम कहते हैं कि हाँ भाई एकदम सही कह रहा है। तीसरे पे आ जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल वेयर एज फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। अरे वाह, एकदम प्यारी से, एकदम सही, एकदम करेक्ट बात है। इसमें कुछ भी आधा नहीं है, सब कुछ पूरा है। ये कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है और फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है। तो एकदम सही बात है भैया, यही आंसर होना चाहिए, इसमें कुछ आधा नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि एमसीक्यूज में जो सही होता है वो सही नहीं होता, जो ज्यादा सही होता है वही सही होता है। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। कह रहे फिजिकल कैपिटल को मार्केट में नहीं बेच सकते। अरे भाई पूरा पूरा बेच सकते हैं। आप कहो हम कोई भी सामान बेच के आ जाए मार्केट के अंदर, तो फिजिकल कैपिटल इज सेलेबल, इसको बेचा जा सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत साबित हो गई है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों? सी ही आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर दिए जाएंगे। तो भैया जरा देख लेते हैं हमारा आंसर, बिल्कुल सही। अब आ जाओ जी अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। भैया अगर कोई बीमार पड़ा और हमने उसका इलाज करवाया, बीमार पड़ने के बाद की बात हो रही है, कैन बी कैटेगराइज एज विच फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब ये कौन से वाले हेल्थ एक्सपेंडिचर में आएगा? तो भाई हेल्थ एक्सपेंडिचर कई तरीके होते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन। भाई प्रिवेंटिव का मतलब समझ जाओ क्या होता है, पहले सारे पढ़ लेते हैं। क्यूरेटिव मेडिसिन, सोशल मेडिसिन, एनी ऑफ द अबव। भाई देखो तीनों के अलग अलग मतलब है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब होता है
ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से आप बीमार पड़ो ही ना, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव। जैसे अभी कोरोना वायरस आया हमारी इकोनॉमी के अंदर, अब इस कोरोना वायरस ने जब ऐसी तैसी मचा दी पूरी की पूरी, तो एक वैक्सीन का निकल के आया भाई कि भाई वैक्सीन लगवाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो वो जो वैक्सीनेशन आप लोगों की हो रही है उससे क्या बोला जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि भैया पहले से ही इलाज कर दिया गया और अब आप बीमार नहीं पड़ोगे। भाई हमने फर्स्ट डोज भी लगवा ली, हमने सेकंड डोज भी लगवा ली, अब हम प्रिवेंटिव हो गए, मतलब अब हमको कोरोना नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मास्क पहनना छोड़ दें या फिर सेफ्टी करना छोड़ दें। तो भैया प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसी दवाइयां जिसकी वजह से आप बीमार पड़ो ही ना। दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब हुआ आप बीमार पड़ गए पहले, फिर आपने अपना इलाज करवाया और वो दवाइयां खाने के बाद आप ठीक हो गए, इसको बोला जाता है क्यूरेटिव मेडिसिन। तो भैया बीमार होने के बाद जब मेडिकल इलाज आप करवाओगे तो क्या हो जाएगा, क्यूरेटिव मेडिसिन, ये वाला आंसर। और तीसरा सोशल मेडिसिन, मतलब जागरूकता फैलाना लोगों में इस चीज के लिए कि भैया साफ पानी पिएं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सफाई का ध्यान रखें, ऐसे लोगों से ना मिलें जिनके पास कोई बीमारी हो सकती है, और लोगों से दूरी बना के रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। देखा, ये सोशल मेडिसिन है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों आंसर क्या आ गया हमारा, क्यूरेटिव, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अरे अगला क्वेश्चन जो समझाया वही आ गया, क्या बात है भाई। देखो, प्रिवेंटिव मेडिसिन इंक्लूड्स मेडिकल प्रैक्टिसेस व्हिच आर डिजाइंड टू अवॉइड और एवर्ट डिसीजेज, मतलब बीमारी को होने से पहले ही रोक देना, इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, जिसे टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन कहा जाता है। बच्चों में भी टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से, जैसे टाइफाइड का टीका हो गया, और बड़ी माता छोटी माता कहते हैं लोग, हेपेटाइटिस वगैरह का टीका जो होता है, और बहुत सारे टीके हैं, न्यूमोकॉकल वैक्सीन वगैरह आती हैं, जिनकी वजह से बच्चा बीमार ही नहीं पड़ता फ्यूचर में। तो उसकी जो कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इंप्रूव हो जाता है, मजबूत हो जाता है बीमारियों से लड़ने की, जिसे कहते हैं हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसी बीमारी आएगी और डिचम डिचम कर देंगे वो लोग। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसी ही होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है भैया, 100% सही है। गीता पे हाथ रख के क्या हो जाएगा भाई, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 13 का आंसर हो गया जी ए हमारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों देखो, ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेशन में डिफरेंस। फॉर्मेशन का मतलब किसी चीज को बनाना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है हमेशा बेटर की तरफ जाना। आप जिस सिचुएशन पे थे, जब आप उससे बेटर की तरफ जाओगे तो उसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन रिसोर्स की या ह्यूमन कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट की तरफ इशारा कर रही है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता। अच्छा जी, हेल्थ एक्सपेंडिचर विच डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। बिल्कुल गलत बात है भाई, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर से जब तो लेबर फोर्स मजबूत होगी, वो काम करेगी, बीमार नहीं पड़ेगी। तो ये तो ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा। एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग विच इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, ये भी एकदम सही है, इसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही होगा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से भी ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग मशीन एंड फैक्ट्रीज, भाई ये ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई काम नहीं कर रहा, ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है डायरेक्टली ही डायरेक्टली। कोई मशीन बढ़ा दी आपने फैक्ट्री के अंदर, तो उससे ह्यूमन कैपिटल में कोई चेंज थोड़ी आने वाला है, वो तो मशीन पे काम करने वाला है ह्यूमन कैपिटल। तो भैया ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका कोई योगदान नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। देखो भाई कितने आसान आसान क्वेश्चन है, लड्डू एक नंबर के। अब आ जाओ जी भैया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन लेवल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एजुकेशन को नहीं दर्शाता, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। भाई ये देख लो कि अगर इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा,
वही हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है भाई, स्कूल में पढ़ने जा रहा है बच्चा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा है एजुकेशन से। टीचर पीपल रेशियो, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर हैं। तो ये अच्छा माना जाता है अगर ये 30:1 का हो, मतलब हर 30 बच्चे पे एक टीचर का होना जरूरी है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है। तो अगला है एनरोलमेंट रेट। एनरोलमेंट रेट का मतलब क्या होता है कि कितने स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या फिर हायर स्टडीज हो। तो ये सब के सब किससे रिलेटेड है भैया? टीचिंग से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन जो आप कितने साल तक जियोगे, इसका टीचिंग से कोई मतलब नहीं है। कितने भी बुढ़े हो जाओ, जरूरी थोड़ी आप पढ़ाई करोगे, मतलब टीचिंग से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। लाइफ एक्सपीरियंस एकदम अलग ही चीज हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया भैया, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर एक्सप्लेन द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, तो जरा इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। भाई बच्चों, दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है ऑफ द जॉब। और ये ऑफ का ओ हटाओ भैया, ओ द जॉब नहीं होता, ये हट गया। ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, क्या डिफरेंस है भैया इन दोनों में, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में? जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आप काम करते करते काम को सीखते हो ड्यूरिंग वर्क। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है, ये होती है लर्न बिफोर वर्क, काम करने से पहले सीखना। जैसे आप जो एकेडमिक नॉलेज ले रहे हो, एकेडमिक नॉलेज मतलब 11th 12th 9th 10th फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप पढ़ रहे हो, ये आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। आपको पहले सिखा दिया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है और फिर आप जाके एग्जाम में उसको करके आओगे। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जब आप काम को करते हुए काम को सीखोगे। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि भैया मैंने आपको एक किताब दे दी कि हवाई जहाज कैसे चले, आपने उस पूरी किताब को रट लिया एकदम। हाँ भाई, हमें पता है कि हवाई जहाज में क्या क्या बटन होता है, सब पता है हमें। और भैया आपको मैंने भेज दिया पैसेंजर प्लेन चलाने के लिए, क्या होगा? जितने पैसेंजर बैठे उनको अगर बता दिया मैंने कि भाई साहब ये सिर्फ किताब में पढ़ के प्लेन चला रहा है, तो सारे के सारे कूद जाएंगे प्लेन से पहले ही कि भैया हमें नहीं जाना इस प्लेन के अंदर। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने काम को करते हुए नहीं सिखाया काम को, तो वो एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा आदमी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को कहते हैं जहां पर हमें काम करते हुए काम सीखना बहुत जरूरी है। जैसे एक साइकिल की पंचर वाले की दुकान पे एक छोटा लड़का होता है, जिसे रामू, छोटू, गोलू कुछ भी कह सकते हो आप, उससे काम करवाते हैं वो। तो पहले क्या करेगा, पहले खाली उसे टायर खोलना सिखाएगा, फिर धीरे 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 वो पूरी बाइक खोलना सीख जाएगा। तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही तो कर रहा है, काम को करते हुए काम को सीख रहा है और वो टैलेंटेड हो गया। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फायदे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव बातें करनी है। एनकरेज इनोवेशन, बिल्कुल जी। कई बार वो गोलू अच्छे से काम कर जाता है अपने मालिक से ज्यादा बढ़िया। कस्टमर आते हैं कहते हैं छोटे से काम करो, तुम काम नहीं करता, छोटा बढ़िया काम करता है। तो इनोवेशन को इंकरेज करता है, वो ज्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं जब वो काम सीखते हैं। तो इनहैंस प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल जी ये भी सही बात है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है इसकी वजह से। प्रमोट मॉडर्न मेथड्स, हाँ जी बिल्कुल, जब कोई नया आदमी सीखेगा तो वो नए तरीके से करेगा उस काम को। तो ऑल ऑफ द अबव, यही आंसर होगा बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलो। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर ट्रीटेड एज प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। भाई कौन सी एज ग्रुप के लोगों को हम प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मानते हैं? तो बच्चों ये याद करने वाली चीज है कि इन एज के लोगों को हम प्रोडक्टिव मानते हैं, मतलब ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं। या फिर एक ये ऐसी एज है जिसके बाद हम जो भी बच्चा सीखेगा वो जरूर इकोनॉमी के लिए किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम आने वाला है। एक छोटा बच्चा जो 1-2 साल का है वो नहीं होता,
वो जो सीख रहा है वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन एक 15 साल की एज के बाद का जो बच्चा है उसे हम प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मानते हैं। और 60 साल तक, क्योंकि नॉर्मली हमारे इंडिया के हिसाब से 60 साल की एज को क्या माना गया है, रिटायरमेंट की एज माना गया है। 60 साल में आदमी काफी बुढ़ा हो जाता है, तो ज्यादा एफिशिएंट वर्क वो नहीं कर सकता। इसलिए 15 to 60 एज जो मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स मानी जाएगी। तो डी आंसर होना चाहिए बच्चों इसका। बाकी आपके सारे गलत माने जाएंगे। 0 से 10, 60 से 70 तक बढ़ा गया, क्या काम करवाओगे बेचारे से। 18वां क्वेश्चन देखो भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या शो करता है भाई। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया जो लोग हैं, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है भाई। देखो, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा और फिर आपको वहां से जो रिटर्न मिलने वाला है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि डेमोग्राफी से क्या डिविडेंड मिलने वाला है हमें। तो भाई देखते हैं जरा, 4 ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पता लग जाएगा कि लोग हमारे लिए कैसे डिविडेंड बन सकते हैं। देखो जी, ग्रोथ दैट कैन अराइज व्हेन द पॉपुलेशन हैज लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, ऐसी पॉपुलेशन में इंक्रीज होना जिसमें बहुत सारे वर्किंग एज पॉपुलेशन हो। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरी चीज, ग्रोथ दैट कैन अराइज व्हेन द पॉपुलेशन हैज लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट। ये तो गलत बात हो गई भाई। अगर हमारे यहां लोग बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे क्या है भाई, डिपेंडेंट है, निर्भर है दूसरों पे, तो ऐसे लोग डिविडेंड नहीं, ये तो बोझ हो गए हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला वाला ही अभी जीत रहा है। दूसरे वाले पे आ जाओ, तीसरा वाला देखते हैं भाई, अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। भाई इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड से कोई खास लेना देना नहीं है। आप किसी भी एक्टिविटी में रहो, इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो बच्चों, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। तो अगर एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कोई इंडस्ट्री में जा रहा है तो ये डिविडेंड नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये एडिशनल बेनिफिट थोड़ी हुआ कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए। तो ये भी हार गया भाई, डी और नन ऑफ द अबव ये भी हार गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया बच्चों, ए। ऐसी पॉपुलेशन, हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत सारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सारी की सारी पॉपुलेशन में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो, तो देश तरक्की करेगा ही करेगा। तो भैया 18वें का आंसर हो गया आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द गिवन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट। कह रहा कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो भैया आप सब जानते हो, कम पढ़े लिखे वाले तो सारे जानते होंगे, है कि नहीं। हाँ जी, सही बताया आप लोगों ने, बिहार। बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किस में है, क्या केरला में है। हाँ जी, केरला में है, लेकिन केरला के साथ यहाँ पंजाब लिखा हुआ नहीं, पंजाब इतना गया गुजरा नहीं है भाई। तो केरला और बिहार हमारा सही आंसर है। याद रखना, बीच वाले याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सबसे टॉप वाला याद रख लो और सबसे कम वाला याद रख लो। तो टॉप पे केरला है, 100% लिटरेसी रेट है यहाँ पर। बिहार है, बहुत कम लिटरेसी रेट है यहाँ पर। रेट याद करने की जरूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ याद रखो कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है बच्चों। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिजिकल कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम ऑनर। क्या यह बात सही है भैया? एकदम गलत बात है। दो तरह की कैपिटल होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है फिजिकल कैपिटल बच्चों, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। भाई सपोज करो मेरे पास एक कार है, अभी मैं उसका ऑनर हूं, मैंने इस कार को गोलू भैया को बेच दिया, तो ये जो गोलू है अब ये ऑनर हो जाएंगे इस कार के। तो भैया मैंने अपनी फिजिकल कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई? ये कार मेरे से अलग हो गई, अब ये गोलू के पास पहुंच गई, गोलू इसका मालिक है, गोलू इसको चलाएगा। लेकिन भैया ह्यूमन कैपिटल में क्या है, मेरे पास नॉलेज है और मैंने यही नॉलेज
गोलू को भी दे दिया और गोलू को बता दिया भाई इस वाले काम को ऐसे करना है, या उसको पढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं भूल जाऊंगा उस चीज को? नहीं भूल पाऊंगा। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल सेपरेबल नहीं होती, लेकिन फिजिकल कैपिटल सेपरेबल होती है। तो आंसर क्या हो गया इसका? फॉल्स हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो हमने कर लिए 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? भाई क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल ट्रीट करता है ह्यूमंस को एज एंड इन देमसेल्फ, मतलब ह्यूमन जो है वो अपने आप में ही खत्म हो गए। अगर ह्यूमन कैपिटल की बात की जाएगी तो ये कह रहा है कि सिर्फ उन्हें ह्यूमन से ही मतलब होगा, ह्यूमन पे ही शुरू करेंगे और ह्यूमन पे ही खत्म कर देंगे उस चीज को। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पे ही डिपेंड नहीं होती। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सारे फैक्टर्स की बात करती है मेरे भाइयों और बहनों। तो ये सिर्फ ह्यूमन में जाके एंड नहीं हो जाती, इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं जो ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में जाके एंड हो जाए ऐसा नहीं होता, इसमें और चीजें भी हैं और ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ इसी के विकास के बारे में सोचे तो ह्यूमन कैपिटल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये वाली स्टेटमेंट क्या साबित हो जाती है? फॉल्स साबित हो जाती है। तो ये आंसर देखो फटाफट से, क्या आंसर आ गया? फॉल्स आ गया। आ जाओ जी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि अगर डैश कैपिटल रिप्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, भाई आप लोगों को पता है प्रोडक्शन कैपेसिटी ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है या फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है? बिल्कुल सही बच्चों, ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं कर रहा है, यहां पर किसकी बात कर रहा है? फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है। एंड डैश कैपिटल इज द कॉज दैट डिजाइन मशीन, मतलब एक वो कैपिटल जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को दिखा रहा है और एक वो कैपिटल जिसने वो मशीन बनाई है। मशीन बनाने वाला कौन है? हम लोग, ह्यूमन ही तो है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगी फिजिकल कैपिटल और यहां पर आ जाएगी ह्यूमन कैपिटल। तो भैया एक तरफ हो गया फिजिकल, एक तरफ हो गया ह्यूमन, पहले फिजिकल बाद में ह्यूमन। कोई फाइनेंशियल कैपिटल की बात नहीं करी जाएगी। लास्ट में तो ह्यूमन आ रहा है बट ये वाला गलत हो गया, यहां पर भी फाइनेंशियल गलत हो गया। ह्यूमन पहले और फिजिकल बाद में, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस जो है वो तो मशीन बना रहा है, ना कि खुद अपने आप में एक मशीन है। तो फिजिकल कैपिटल में ह्यूमन नहीं आएगा, मशीन आएगी। तो भैया सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फटाफट से कंप्यूटर जी आंसर बताइए। सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई कॉपी पेन लेके बैठना बहुत जरूरी है ताकि हर पॉइंट को आप लोग ध्यान रख सको। अब क्या कह रहा है? एजुकेशन कमीशन, ये पॉइंट आपको लर्न करने वाला है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें आपको डेटा याद रखना है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, यही आने वाली है बस इस चैप्टर में से। 1964-1966 में ह्यूमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमें अपने जीडीपी का कितने परसेंट किस पे खर्च करना चाहिए? एजुकेशन पे। और एक्चुअली हम कितना खर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर जितना डेटा दे रखा है लगभग उससे कम ही खर्च कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन पे। तो ह्यूमन कमीशन ने, जो एजुकेशन कमीशन थी, सॉरी ह्यूमन कमीशन नहीं, एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था बच्चों 6%, बट हम एक्चुअल में कितना खर्च कर रहे हैं? लगभग 4 से 4.5% के आसपास। तो 4.6 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। इंडिया में जरूरत तो 8% से भी ज्यादा खर्च करने की है, बट अभी खर्चा लगभग 4.5% के आसपास ही एक्चुअल में भारत सरकार या फिर हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो इसके लिए इतना ही खर्चा रख पा रहा है, और भी खर्चे हैं। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाता है? 6% और 4.6%। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। आ गया जी आपका ये आंसर। अच्छा जी, अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। हाई लेवल ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल कैन लीड टू अ हायर लेवल ऑफ। भाई अगर फिजिकल कैपिटल भी अच्छी हो जाए, ह्यूमन कैपिटल भी अच्छी हो जाए, तो क्या ज्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से, है ना? कैन लीड टू अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी। पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ेगी। पॉवर्टी कह रहा है कि अगर लोगों को एजुकेटेड करेंगे तो गरीबी बढ़ जाएगी। बाप गलत बोल रहा है, गंदा बोलता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? महंगाई। अरे नहीं जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो इन्फ्लेशन पे रोक लगेगी।
तो ये सब तो नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट तो ये वाला है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल दोनों बढ़े तो भाई अच्छा है देश के लिए। आंसर क्या हो जाता है बच्चों हमारा? आंसर ए आ जाता है। चलो जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है भाई? या वर्ल्ड बैंक की बात कर दी भाई। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था? वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया जो है और जो उसकी नॉलेज इकोनॉमी है वो लेवरेजिंग, मतलब इंडिया की नॉलेज बढ़ रही है, मतलब इंडिया में लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं भाई। एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर हम सबको पढ़ा देंगे, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हम कहते हैं बहुत बर्बाद है, बहुत बर्बाद है, बट इस एजुकेशन सिस्टम की कुछ अच्छी चीजें भी मान सकते हो आप कि ये 10th क्लास तक आपको सब कुछ पढ़ाता है। मतलब आप हिंदी भी जानते हो, आप इंग्लिश भी जानते हो, आप एसएसटी भी जानते हो, आप मैथ भी जानते हो। 10th क्लास के बाद जाके बाइफर्केशन होता है, और किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। 10th क्लास तक बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इट मीन्स एक 10th क्लास एक ऐसी एज हो गई जब बच्चा 15-16 साल का होता है। उस टाइम तक वो जो चीजें पढ़ रहा है वो लगभग उसे लाइफ टाइम याद ही रहती हैं। तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ माइंड का वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है और देशों के कंपैरिजन में। तो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नॉलेज इकोनॉमी है, और इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज है इसके पास बहुत ज्यादा। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, किसी ऐसी वैसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है बच्चों। अब इसने एडवाइस किया इंडिया को कि भाई इंडिया को बदलना चाहिए। कैसी इकोनॉमी में? भाई यहां बात किसकी की जा रही है? नॉलेज की। तो देखते हैं भाई, नॉलेज इकोनॉमी, यही आंसर सही होता है भाई। नॉलेज की बात की जाए तो नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे। क्या एग्रेरियन? नहीं भाई, एग्रेरियन इकोनॉमी बनाने के लिए सलाह नहीं दी गई, क्योंकि खेती लायक बहुत सारी जमीन थोड़ी है इंडिया में। अगर हम सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी बन जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे बच्चों। मिक्स ऑफ द अबव 3, भाई मिक्स जरूरी है, बट वर्ल्ड बैंक ने मिक्स करने के लिए नहीं बोला। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि मिक्स मत करो, आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी मत बनो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इकोनॉमी बनने पे फोकस करोगे ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम पे उस एज की है जिस एज में नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन, नई इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भैया आप नॉलेज इकोनॉमी बन जाओ, आपके हो जाएंगे बल्ले ही बल्ले। तो भैया आंसर क्या आ गया? ए हमारा आंसर आ गया। याद रखना बच्चों, वर्ल्ड बैंक ने हमें नॉलेज इकोनॉमी बनने के लिए कहा है। अगर हम इसकी बात मानेंगे तो हम नॉलेजफुल हो जाएंगे, हमारा देश नॉलेजफुल हो जाएगा, और हम आउटसोर्सिंग में वैसे ही नंबर 1 है। हम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि भैया और कहीं से आउटसोर्सिंग होगी नहीं, इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड की आउटसोर्सिंग की जाएगी। जिसके लिए देखो ध्यान दो जरा, तो जब कॉल सेंटर की बात करते हैं तो उसे बीपीओ बोलते हैं, बट नॉलेज की अगर बात की जाती है बच्चों तो उसे बोलते हैं केपीओ। केपीओ का मतलब क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो नॉलेज को प्रोसेस करना। तो अगर लोग नॉलेजेबल होंगे तो केपीओज में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और ये अभी नई ब्रांच है, इसमें अगर हमने ग्रोथ कर लिया मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंप्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल इन अ कंट्री एंटेल्स, ये कह रहा है अगर लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाए, भाई लोग स्वस्थ हो और मजबूत हो और बीमार ना पड़े, और उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? पॉजिटिव फायदा होगा, नेगेटिव फायदा होगा। अब एक्सटर्नलिटी का मतलब हो गया आउटसाइडर्स, है ना? तो पॉजिटिव फायदा होगा, नेगेटिव फायदा होगा, या फिर दोनों होंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सारे के सारे आंसर गलत साबित हो गए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे भाई। हेल्थ अच्छी होना अच्छी चीज है, एजुकेशन अच्छी होना अच्छी चीज है, इसकी वजह से नेगेटिव तो कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। तो भैया भला ही भला हो, बुरा कभी ना हो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ये आ गया जी, विच अमंग द फॉलोइंग, देखो भाई ध्यान दो, इनमें से कौन सा मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? भैया आप बताओ इसका आंसर कि भाई हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो क्या होनी चाहिए?
भाई वो होनी चाहिए हमारी पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है भाई, पॉपुलेशन ही होनी चाहिए। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये समस्या तो है, बट सबसे मेन समस्या, मेजर समस्या की बात कर रहा है ये भी हमारे देश की समस्या है, ये भी हमारे देश की समस्या है, बट मेजर समस्या, ये सब चीजों की जड़ है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो जाए इंडिया में तो क्या होगा? तो भैया हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप लोगों ने मूवी देखी थाइनोस वाली, वो चुटकी बजा के पॉपुलेशन कम करता है एवेंजर्स में, तो वो क्यों करना चाह रहा था इस चीज को कम? ताकि जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है लोगों के पास, उनको वो अच्छे से यूज करें और खुश रह सके। उसकी अपनी सोच थी। लेकिन यहां पर हम लोगों को जान से मारने को नहीं कह रहे, यहां पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, थोड़ा रोक लो पॉपुलेशन को। इसकी वजह से क्या होगा? जब आगे जाके पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज होगी तो इन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और सब खुश होंगे। लेकिन अगर यही पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो भैया रिसोर्सेज कम पड़ने वाले हैं, ग्रोथ हमारी रुकने वाली है। तो भैया ध्यान देने की बहुत जरूरत है इस पे। तो ये होनी चाहिए हमारी मेन समस्या। ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं है बच्चों, ये भी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट भी समस्या है, राइजिंग प्राइसेस भी समस्या है, बट जो इन समस्याओं की जो जड़ है, जो रूट है, वो पॉपुलेशन है। इसलिए मेजर पॉपुलेशन की बात अगर करेगा तो भैया कौन सा आंसर लगाना है आपको? मेजर प्रॉब्लम की अगर बात करेगा तो आपको आंसर लगाना है भाई राइजिंग पॉपुलेशन। क्योंकि भैया एमसीक्यू में जो सही होता है वो सही नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा सही होता है वही सही होता है। तो भैया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा? जो काबिल होगा। तो भैया सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आंसर देखिए आप लोगों ने एकदम सही निकाल दिया है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? भाई दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग, देखो बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं आपको, लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब काम को करते हुए काम को सीखना। पहले सीख के काम नहीं कर रहा जा रहा है यहां पर आपको काम करते हुए काम को सीखना है। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, छोटू का जो बाइक की दुकान पे काम करता है, पहले टायर खोलना सीखता है, फिर इंजन खोलना सीख जाता है, टैलेंट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा है, कहीं से सीख के नहीं आया, कहीं से पढ़ के नहीं आया, बट बाइक का पूरा इंजन खोल के फिट कर देता है। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ठीक है जी, तो पहला क्या है? एनकरेज एजुकेशन। अच्छा जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या एजुकेशन को एनकरेज कर रही है? भैया ये तो इसका रोल नहीं है। तो ये सही आंसर है हमारा कि भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एजुकेशन से मतलब नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो काम करना सिखा रही है, एजुकेशन अलग स्ट्रीम हो गई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलग स्ट्रीम हो गई। तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। रिप्लेसेस एकेडमिक एजुकेशन, ये कह रहा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो एकेडमिक एजुकेशन को रिप्लेस कर देता है पूरी तरह से। भैया ये भी एकदम गलत है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एकेडमिक एजुकेशन चाहिए ही नहीं, वो भी जरूरी है। तो ये भी सही आंसर हो गया इसका मतलब। अब जब दो दो सही हो गए, इसका मतलब कहीं देखो सी में बोथ दे रखे हो, नहीं जी। फोस्टर द जॉब रेडीनेस, ये कह रहा है कि अगर कोई ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर देता है तो ये जॉब की रेडीनेस को बढ़ा दे रहा है। नहीं जी, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी अर्जेंट, वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये फोस्टर करता है जॉब रेडीनेस को, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब ये भी आंसर हो गया। तो इसमें से नॉट वाले तीनों हैं, तो बच्चों आंसर हो गया इसका ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग को नहीं बता रहे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट की बात कर रहे हैं, बट सिर्फ वो जरूरी नहीं है, उसके साथ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो भैया ये सारे के सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के रोल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, तो डी आंसर होना चाहिए बच्चों। बहुत बढ़िया, आपका डी आंसर आ चुका है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट ग्रोथ बाय, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो ये हमारी ग्रोथ में काम करता है? हाँ जी करता है। कैसे करता है आओ जरा देखते हैं। पहला क्या कह रहा है?
प्रोवाइडिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। बिल्कुल सही बात कह दी भाई, इसने आंसर यही लग रहा है कि भाई ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है फिजिकल कैपिटल का। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम एग्री हैं इसकी पूरी बात से। दूसरा पढ़ के देखते हैं, रेजेस द लेवल ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अरे ये भी सही बात कह दी, दोनों के दोनों आंसर सही लग रहे हैं। तीसरा पढ़ के देखते हैं, प्रोमोट इनोवेशन। हाँ जी करता है इनोवेशन को। एबिलिटी क्रिएट करता है, हाँ जी नई टेक्नोलॉजी, भाई बिल्कुल ऐसा काम तो ये भी करता ही है। तो तीनों के तीनों सही हो गए, इसका मतलब चौथा तो ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए। तो डी हो गया हमारा सही आंसर बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, डी आ गया भाई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। चलो जी अगले लड्डू क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया चूज करो, आप क्या चूज करना है आपको, चूज करना है आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग कॉलम्स। मतलब मैचिंग का क्वेश्चन आ गया भैया, सही को सही से मैच करना है। तो भैया 3 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, जरा ध्यान दो जरा, एकदम कितना आसान क्वेश्चन है। पहला कह रहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। बहुत अच्छे से बताया था आपको कि प्रिवेंटिव क्या होता है, क्यूरेटिव क्या होता है और सोशल क्या होता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है ऐसी मेडिसिन जो बीमारी होने ही ना दे, बीमारी होने से पहले ही लगा दो ताकि बीमारी ना हो, उसे कहते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों, वैक्सीनेशन। इट मींस ए के साथ क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अगर वैक्सीन लगा दी जाएगी पहले, भैया अगर आप लोगों ने डोज नहीं लगवाई है कोरोना वाले तो लगवा लो जल्दी से जाके, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर लगवा लोगे तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर नहीं लगवाओगे तो शायद हो जाए, और अगर हो जाएगा तो इलाज करवाना पड़ेगा। तो वो जो इलाज आप करवाने जाओगे उसे कहेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन, कि एक बार बीमार हो गए उसके बाद आप गए इलाज करवाने के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्यूरेटिव मेडिसिन। तो मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, जब आप बीमार होते हो तब। और अगला है सोशल मेडिसिन, मतलब 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जब छींक आए खांसी आए तो मुंह पे लगाए रुमाल या मास्क पहन के रखें और फिर छींकें ताकि सामने वाले को बीमारी ना हो। आप साफ साफ स्वच्छ जगह पे जाएं, आप साफ पानी पिएं, आप घर के बाहर शौच ना करें, घर के अंदर करें, मतलब टॉयलेट में करें, घर के अंदर ना कर लें भाई, समझे बात को। तो सोशल मेडिसिन का मतलब होता है नॉलेज को स्प्रेड करना। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। ए के साथ तो सेकंड ही आने वाला है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है ए के साथ सेकंड, और बी के साथ फर्स्ट आने वाला है। तो यहां बी के साथ फर्स्ट, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर आ गया आपका ये वाला, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया आंसर बताइए फटाफट से, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों हमने 30 के 30 एमसीक्यूज कर लिए, जो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो पे आ जाइए तुरंत, जिसमें हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजंस और केस स्टडीज। थैंक यू दोस्तों।